Hello everyone, this is Kunal Mandhania and today we are going to deal with deposits. सर इतना प्यारा वेदर है, उतने प्यारे वेदर में हमारे पास जीवन में और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, विल स्टडी, विल डिस्कस डिपॉजिट्स. राइट क्लास. तो सर हमारे पास एज अ कंपनी हमारे पास पैसा रेस करने के ऑप्शन ही क्या है? या तो हम शेयर्स इशू करेंगे, अपने मेंबर्स बनाएंगे, या डिबेंचर्स इशू करेंगे, या लोन एक्सेप्ट करेंगे, या डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे. इसमें क्लास याद रखना, जब भी आप शेयर इश्यू करते हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, हम मेंबर बना रहे हैं. इज इट क्लियर? बाकी जितने भी ऑप्शंस है, डिबेंचर्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गए, ये सब हमारे बोरोइंग्स है. आई होप इट इज क्लियर. और सारे बोरोइंग में एक ऑप्शन जो आपके पास है, दैट इज यू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. अब सर डिपॉजिट होता क्या है? अगर आपको पता होगा, हम बैंक्स में एफडी करते हैं. इज इट क्लियर? एफडी यानी क्या हुआ? हमारे पास जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, हमने बैंक को दिया, तो मेरा बैंक का एफडी मेरे लिए एसेट होगा. बट याद रखना, बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है. उस लायबिलिटी के बदले में, क्योंकि आपने पैसा बैंक को दिया है, तो उसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है. सेम वेज क्लास कंपनी भी क्या करती है? जब आप कंपनी के पास डिपॉजिट देते हो, तो कंपनी आपका पैसा यूज कर रही है, उसके बदले कंपनी आपको क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी. अब आप बोलोगे सर, कंपेयर किया जाए तो बैंक को डिपॉजिट दो या कंपनी को डिपॉजिट दो, हमारे लिए ज्यादा सिक्योर तो सर बैंक को डिपॉजिट देना होगा. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, बैंक इज हाईली सिक्योर्ड. कुछ भी हो जाए, बैंक डूबती ही नहीं है. सर बैंक तो डूबी है पास में. अरे बाबा, जो भी बैंक डूबती है पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उसे टेक ओवर कर ही लेती है, लोगों का पैसे को नुकसान नहीं होने देती. तो सर जब बैंक में इतनी सिक्योरिटी है हमको, तो फिर हमने इन फर्स्ट प्लेस कंपनी को डिपॉजिट देना ही क्यों है? द आंसर इज बिकॉज कंपनी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है. क्यों? रिस्क एंड रिटर्न्स गोज हैंड इन हैंड. ठीक है, कंपनी में रिस्क ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर रिटर्न भी ज्यादा है. इज इट क्लियर? तो अगर कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले रही है, अगेन आई रिपीट, अगर कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले रही है मैक्सिमम 3 इयर्स, आई रिपीट मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन कंपनी के पास क्या है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना. इज इट क्लियर? तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लोन्स मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, अनलेस वो वर्किंग कैपिटल लोन हो. ठीक है, सेम बेस डिपॉजिट इज ऑल्सो अ बोरोइंग व्हिच इज फॉर शॉर्ट टर्म क्लास. ऑलराइट. सो सर हम क्या कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर डिपॉजिट्स. अगेन मैं बोलता हूं, दुनिया के लिए मुझे पता नहीं कि चैप्टर कैसा है, आपके लिए चैप्टर क्लास बहुत इजी रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं. ऑलराइट. सो स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर जिसका नाम है डिपॉजिट्स. ओके, कोई से पब्लिक डिपॉजिट्स बोलता है, कोई से डिपॉजिट्स बोलता है. ठीक है, इस चैप्टर में कितने सेक्शन है, बेसिक्स क्या है, सब हम कंप्लीट करते हैं क्लास और आगे बढ़ते हैं. सो हम बात करें डिपॉजिट्स की. डिपॉजिट्स का इंट्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स? याद रखना क्लास, डिपॉजिट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31. आई रिपीट, डिपॉजिट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31. वो बोलता है एनी रिसीट ऑफ मनी, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन. सर ठीक है, पैसा मिल रहा है कंपनी को बाय वे ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, लोन क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज मैं आगे के इसी लेक्चर में आगे कवर करूंगा कि कुछ कुछ लोन्स को भी हम कवर करते हैं अंडर डिपॉजिट. इज इट क्लियर? ठीक है, सो बाय ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय द कंपनी. ठीक है, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्ट इन द डेफिनेशन. अब सर ये क्या है? अगेन मैंने बोला, मैं इस लेक्चर में एंड में जब आपको नोट से हर चीज रिवाइज कराऊंगा, तब आपको दिखेगा कि एक नेगेटिव लिस्ट है. होता क्या है क्लास, हर चीज को डिफाइन किया गया है. शेयर्स को डिफाइन किया गया है, डिबेंचर्स को डिफाइन किया गया है. डिपॉजिट से केस में कहानी थोड़ी अलग है. डिपॉजिट से केस में इन्होंने डिपॉजिट को डिफाइन नहीं किया. इन्होंने क्या बोला? ये इनको छोड़ के अब जो बचा वो डिपॉजिट से. तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट प्रोमिनेंट है, ना कि पॉजिटिव लिस्ट. यहाँ ये नहीं बोला कि ये क्या है, यहाँ बोला कि ये नहीं है तो डिपॉजिट है. इज इट क्लियर? तो उसके लिए हमको नेगेटिव लिस्ट देखनी पड़ेंगी डिपॉजिट्स की, जो हम एंड में देखने वाले हैं. इज इट क्लियर? आई रिपीट, डिपॉजिट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 31 ने. वो बोलता है एनी रिसीट ऑफ मनी
by way of deposits or loan which is made by the company excluding the negative list. सर नेगेटिव लिस्ट कहाँ दी हुई है? डेफिनेशन में दी हुई डिपॉजिट्स के, जो हम कहाँ देखने वाले हैं? हम इसी लेक्चर में एंड में वो देखने वाले हैं. ओके क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग मेड बाय कंपनी. ऑब्वियसली डिपॉजिट्स भी डेट है कंपनी पे. इट इज अ बोरोइंग बाय द कंपनी. मोर प्रोमिनेंटली इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द कंपनी. इज इट क्लियर? बिकॉज कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो रिपे हो गए, मच्योर हो गए 3 साल के बाद. मैक्सिमम रिपेमेंट टाइम, मैच्योरिटी टाइम इज 3 years. एंड यू नो 3 years बाद तो सर ये क्या हो गया? ये तो शॉर्ट टर्म हो गया. ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड. इट इज कवर्ड बाय चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट. परफेक्ट. जिसमें सेक्शन 73 to 76 हम पढ़ने वाले, प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 हम पढ़ने वाले हैं. मतलब जितने भी प्रोविजन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर, वो सेक्शन 73 to 76 एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 में कवर होने वाला है. परफेक्ट सर. नेक्स्ट, कंपनी पेज मोर इंटरेस्ट टू डिपॉजिट्स देन बैंक एफडी, एंड दैट इज द रीजन. ठीक है, लोग हाई रिस्क भी लेने को तैयार है क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलता है उनको. ओके ठीक है. डिपॉजिटर ऑन मैच्योरिटी गेट्स मैच्योर्ड अमाउंट. ठीक है, अब मैच्योर्ड अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब सर ये कहानी क्या है? सी, दो कहानी है. जैसे डिबेंचर में कंपनी हर साल इंटरेस्ट पे करती है, डिपॉजिटर के केस में हर साल इंटरेस्ट पे नहीं करती. कंपनी क्या करती है? जितने साल का डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट को डाल के ऑटोमेटिकली आपको मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट इंक्लूड करके देती है. आई होप इट इज क्लियर. आई रिपीट, जैसे आप बैंक में एफडी करते हो तो हर एफडी का एक मैच्योरिटी डेट होता है. उस मैच्योरिटी डेट में एज अ इन्वेस्टर आपको आपका प्रिंसिपल का अमाउंट तो मिलता है, साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिलता है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सो मैच्योर्ड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सेम कहानी क्लास यहां पे. ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड सर. ऑन वाइंडिंग अप दे आर रिपेड बिफोर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. इज इट क्लियर? क्यों? देखो, एक तो डिपॉजिट का अमाउंट कम है, बहुत कम है. ठीक है, दूसरा डिपॉजिटर्स का शॉर्ट टर्म रहता है. तीसरा डिपॉजिटर्स ऑलरेडी इतने हाई रिस्क ले रहे हैं कंपनी को डिपॉजिट दे के, वरना मार्केट में तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे वो और पैसा बना सकते थे. तो क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा है तो इन पे कंपनीज एक्ट ने, ठीक है, बोलते एक राहत दे दी. चलो भाई, सबसे पहले डिपॉजिट्स पे हो गए, बाद में डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर्स ये पे होते रहेंगे. ऑलराइट क्लास. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. मतलब क्या? क्लास डिपॉजिट कंपनी पे बोरोइंग है ऑफ कोर्स. तो पॉइंट क्या है कि ये जो बोरोइंग आप ले रहे हो, ये जो उधारी आप ले रहे हो, ठीक है, बदले में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉर्गेज या लीन, ठीक है, कुछ कर सकते हो. याद रखना, जब भी कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर वो गिरवी रखती है, इज इट क्लियर, मतलब वो सिक्योर्ड डिपॉजिट है. और गिरवी रखने के लिए हमने वर्ड क्या यूज करते हैं कंपनी एक्ट में? चार्ज. यानी कंपनी ने अगर इमूवेबल लैंड गिरवी रखा है आपके पास आपके डिपॉजिट के बदले में, तो हम बोलेंगे कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है उसके लैंड पे. आई रिपीट, कंपनी ने क्या क्रिएट किया है? चार्ज क्रिएट किया है उसके लैंड पे. इज इट क्लियर? एंड दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिपॉजिट्स. इज इट क्लियर? दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिपॉजिट. आगे बढ़ो. डिपॉजिट में भी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बट पब्लिक कंपनी के कुछ केसेस में सिक्योर्ड डिपॉजिट कंपलसरी है. ये कहाँ है, कैसे है, हम आगे डील करेंगे. राइट क्लास. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंक. ठीक है, कौन कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पहले तो, और उन पे चैप्टर 5 एप्लीकेबल है या नहीं है वो चेक करते हैं. नंबर 1, बैंकिंग कंपनी. याद रखना, बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई के दुनिया भर के नॉर्म्स है, उनको कंपनीज एक्ट के डिपॉजिट फॉलो करने, चैप्टर 5 फॉलो करने की जरूरत नहीं है. दूसरा, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंकिंग तो नहीं करती पर उनका मेजर बिजनेस है फाइनेंस में डील करना. याद रखना, एनबीएफसी से भी दुनिया भर के डिपॉजिट के रूल्स और आरबीआई के रूल्स है, तो वो भी कंपनीज एक्ट के इस रूल को फॉलो नहीं करते. तो सर फिर फॉलो करता कौन है? ठीक है, आंसर इज एनबीएनएफसी, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी. मतलब जो बैंकिंग में भी नहीं है, फाइनेंशियल में भी नहीं है, तो सर बचा कौन सा? अदर बिजनेसेस.
ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, सर्विस इंडस्ट्रीज में है, ऐसे दुनिया भर की कंपनी है। क्या दो ही काम है, बैंकिंग करो और फाइनेंशियल बिजनेस करो? अरे भाई दुनिया भर के बिजनेस है। तो बाकी कंपनी जो दुनिया भर के बाकी बिजनेस करती है एक्सेप्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऐसे कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उनको चैप्टर 5 के हिसाब से सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल, आगे बढ़े, चलो लास्ट पॉइंट, ऑल लॉज मेड इज इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। इज इट क्लियर? मतलब कंपनीज एक्ट में वैसे बनाता तो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिकली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारे लॉज जो है वो बैंक समान देखेंगे, बिकॉज बैंक के भी मोस्ट ऑफ द रूल्स आरबीआई से कंसल्ट करके बनाए जाते हैं क्लास। ओके, सो ये फर्स्ट चार्ट जो था, मैंने इसमें आपको सारे बेसिक्स बताया। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो या ना हो, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी था। ऑलराइट क्लास, तो अगर ये कंप्लीट हो गए तो वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस चैप्टर में सेक्शंस कौन कौन से कवर होते हैं सर, वो देख रहे हैं। सर इस चैप्टर में सेक्शंस कौन कौन से कवर होते हैं? सेक्शन 73, 74, 75 एंड 76। इज इट क्लियर? देयर आर 4 सेक्शंस, सेक्शन 73 टू 76। इज इट क्लियर? इसमें याद रखना, सेक्शन 73 डील्स विद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। मतलब अगर आप बाहर वालों से नहीं ले रहे, सिर्फ अपने मेंबर्स से ले रहे हैं, तो सेक्शन 73 आप पे एप्लीकेबल होगा। सेक्शन याद चाहिए मुझे। 74 बोलता है ट्रांजिशन पीरियड। सर ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, अभी जब कंपनीज एक्ट 2013 आई तो 1956 कंपनीज एक्ट और 2013 कंपनीज एक्ट के बीच में जो चेंज हुआ उसे बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। और ये ट्रांजिशन में कुछ रूल्स आए, वो रूल्स क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में डील करने ही वाला हूं। इज इट क्लियर? ट्रांजिशन मतलब फेज चेंज होता है। पहले डिपॉजिट्स पे कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल था। 2014, 1 अप्रैल 2014 से जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुई तो, ठीक है, उस पे डिपॉजिट्स पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया। तो जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें कुछ नए रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, वो क्या है वो हम चेक करेंगे सेक्शन 74। नेक्स्ट, सेक्शन 75 बोलता है कॉन्ट्रवेंशन एंड पेनल्टी। ये बोलता है अगर फ्रॉड हुआ, अगर फ्रॉड हुआ तो आपको तो पता ही है, कंपनी एक्ट में जब भी कोई ऑफिसर फ्रॉड करता है सीधा डायरेक्ट होता है सेक्शन 447। इज इट क्लियर? इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव वालों के लिए काम का है, बट इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं याद रखना सेक्शन 75 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और आईसीआर ने हम पे बहुत रहमो करम कर दिया, इतना बड़ा सेक्शन निकाल दिया जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है कि अगर किसी भी ऑफिसर ने फ्रॉड किया, ठीक है, उसको सेक्शन 447 की पनिशमेंट अप्लाई होगी। सुना? भूल जाओ, आपके सिलेबस में नहीं है। इज इट क्लियर? मजाक कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। मतलब अगर आप जनरल पब्लिक से क्लास डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके क्या रूल्स है, ये दिए हुए हैं सेक्शन 76। मेजरली 2 सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड सेक्शन 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ओके, चलो, तो उसमें जो ट्रांजिशन सेक्शन है बड़ा ही शानदार सेक्शन है, ठीक है, उसको हम डील कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास सेक्शन 74 की। तो क्लास ये ट्रांजिशन सेक्शन क्या बोलता है, ठीक है, वो समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन सेक्शन बोलता है ऑन कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल है। परफेक्ट। Any deposit accepted by the company on which any amount interest remains unpaid, यानी इस तारीख को जितने पहले के डिपॉजिट्स हैं जो मच्योर होके पे अभी तक नहीं हुए हैं, जिसमें अमाउंट या इंटरेस्ट पे होना बाकी है, उनका क्या करेंगे सर? गिव डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स विद इन 3 months टू आरओसी इन फॉर्म नंबर DPT4। मतलब आरओसी को बता दो, देखो भाई ये पूरी लिस्ट है, ये डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किए थे, इतना पैसा पे किया था, इतना पैसा पे करना बाकी है, ये इंटरेस्ट है, ये सबके नाम है, एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है, ये पूरा फॉर्म नंबर DPT4 में आपको देना है।
ऑलराइट क्लास, ठीक है। एंड रीपे ऑल डिपॉजिट्स विद इन 3 years, और जो भी उसकी मेच्योरिटी डेट होंगी विच एवर इज अर्लियर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं क्लास, 1956 के पूरे डिपॉजिट्स खत्म कर रहे हैं। सर 1956 के डिपॉजिट्स खत्म क्यों कर रहे हैं? दिक्कत क्या है? सिर्फ एक्ट ही चेंज हुआ ना क्लास। प्रॉब्लम वाज 1956 एक्ट लॉ वाज वेरी लीनियंट टुवर्ड्स डिपॉजिट्स। वो लॉ इतना अच्छा नहीं था कि डिपॉजिटर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना सके। आपको बता दो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। सी, ठीक है, आपका जो इनकम होता है, इज इट क्लियर, वो भी पीएनएल में हम क्रेडिट में दिखाते हैं। एंड कोई लोन भी लिया तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, डिपॉजिट भी लिया तो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। मैंने खुद ने अपने कितने फ्रेंड्स और कितने क्लाइंट्स को देखा है, इज इट क्लियर, ठीक है, जो कंपनीज की इनकम जो आती है, आई होप इट इज क्लियर, उसे इनकम साइड में शो ना करते हुए टैक्स इवेजन करने के लिए डिपॉजिट्स दिखा देते हैं। इज इट क्लियर? 1956 एक्ट में क्लास ये बहुत हुआ। कई लोगों ने अपने इनकम शो ही नहीं की, ठीक है, बहुत सारी जगह पे टैक्स इवेट करने के लिए जो आया हुआ पैसा है उसे डिपॉजिट्स दिखा दिया। और 1956 लॉ इतना क्लास स्ट्रिक्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने 2013 लॉ इतना स्ट्रिक्ट बनाया है कि कोई बंदा ये कर ना सके। वो आपको समझ जाएगा अभी आगे। मोरओवर उन्होंने बोला भाई नए सिरे से हम शुरू कर रहे हैं, पुराने कोई तामझाम लचांड हमको नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, पुराना सब खत्म करो, ठीक है, बोलते ना फीफो, क्या फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाले को निपटाओ। इससे रूल क्या बना है? पहले तो भाई तुमने बहुत कर्म कांड किया है, ठीक है, पहले तो एक लिस्ट दो पूरी, किसको? आरओसी को, ठीक है, कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर पूरी लिस्ट चाहिए हमको। बताओ डिपॉजिट्स का नाम क्या है, सब क्या है। ऐसा नहीं कि तुमको 3 साल का टाइम दिया तो तुम सब अपने कच्चे चिट्टे पूरे निभा दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले तो आरओसी को पूरी लिस्ट दो। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। 3 महीने कब से? 1 अप्रैल 2014 से 3 महीना, मतलब 30 जून का नोटिफिकेशन दिया हुआ था। 30 जून के अंदर सारी लिस्ट चाहिए, किसको? आरओसी को। इज इट क्लियर? सबकी डिटेल, कितना पैसा लिया, किससे लिया, किस तारीख को लिया, रिपेमेंट टाइम क्या है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो जितने लोग बच रहे थे ना, ठीक है, बचने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। होता है ना, पास के पंगे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, ठीक है, पास में तुमने जो भी गड़बड़ की है कभी ना कभी तो आके तुमको हिट करेगा। याद रखना, डीमोनेटाइजेशन आने के पहले जो कंपनीज को हिट किया था, वो बड़ा हिट किया था पहला ये लॉ। जिन जिन लोगों ने ये ब्लैक मनी दबा के, ठीक है, बचा के रखा था, टैक्स इवेजन करके रखा था, उन सबकी तो शामत आई। इसे क्लियर? 2 महीने का एक्सटेंशन भी दिया उसके बाद, ठीक है, बट बेसिक ये लॉ एप्लीकेबल है। दूसरा भाई, पुराने कच्चे चिट्टे सब खत्म करो, हमको नए सिरे से नए लॉ से शुरू करना है। इज इट क्लियर? तो repay all deposits within 3 years or maturity date whichever is earlier. This was class section 74 and now we are moving to deposits. I hope it is clear. Deposits में class थोड़ा सा एक मिक्सचर है, इसमें बच्चे कई बार समझ नहीं पाते कि कौन से रूल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल है, कौन से रूल्स डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको बता दूं आज का ये लेक्चर ना रामबान इलाज करेगा। इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ जाते हैं हम कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप आसानी से हर चीजें समझ पाओगे। क्यों? बिकॉज सेक्शन 76 जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पब्लिक से, उसके भी बहुत सारे प्रोसीजर्स दिए हुए सेक्शन 73 के अनुसार। और सेक्शन 73 क्या बात करता है? डिपॉजिट्स फॉर मेंबर्स। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, ये रूल किस पे एप्लीकेबल है, ये रूल किस पे एप्लीकेबल है, इसके लिए लिमिट क्या है, इसके लिए लिमिट क्या है। तो इस सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए लेक्चर को देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, जब एग्जाम पे देखना है देखो, और चीजों को सॉर्ट करो और खत्म करो। राइट? इट्स वेरी इजी, चैप्टर बहुत इजी है, टॉपिक बहुत इजी है, और मेरे शानदार चार्ट्स और शॉर्टकट से तो माशाअल्लाह मजे आ जाएंगे आपको, मजे। राइट? सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, और एक पॉइंट है, ये टाइम लिमिट से अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एनसीएलटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एड ऑन टाइम भी दे सकता है। ओके, चलो, सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कैन यू सी दिस क्लास? तो क्लास डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने में याद रखना, या तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके मेंबर्स से, किसकी बात कर रहा हूं? मेंबर्स से। इज इट क्लियर? या आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं जनरल पब्लिक से।
सर क्या हर कंपनी इन दोनों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में डालना है। इज इट क्लियर? ठीक है, मेरे साथ रिपीट करना, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बोलो मेरे साथ, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और एक बात दिमाग में घुस जाना चाहिए, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और मेंबर से तो कोई भी चिंटू बंटी रमेश सुरेश दिनेश कंपनी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, नॉन एलिजिबल कंपनी हो, एलिजिबल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। बट सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी गलती, इसको ठीक करता हूं मैं पहले। सो रिज्यूमिंग, ठीक है, मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको सेक्शन 73 फॉलो करना पड़ेगा, एंड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ेगा। सर अभी कौन कर सकता है? मेंबर से तो मैं अभी बात कर चुका हूं, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसके लिए रेजोल्यूशन क्या पास करना पड़ेगा? सर ओआर पास करना पड़ेगा। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स फेवर में होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओआर पास करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ कंडीशंस है सेक्शन 73 सब सेक्शन 2, ठीक है, क्लॉज ए बी सी डी ई एफ। आई रिपीट, ठीक है, मेंबर्स से आप डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ओआर पास करना पड़ेगा, एंड सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 के ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट्स है, ये 6 क्लॉजेस है जिसके कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट क्लास, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक से डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है? मैं बोल बोल के थक गया साका, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो एलिजिबल कंपनी क्या होता है? एससी पब्लिक कंपनी। आई रिपीट, एससी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और लिखा हुआ एंड नहीं है, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। सो आई रिपीट, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। सर ये कब चेक करेंगे? जिस समय आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले हो पब्लिक से, उसके पहले चेक करेंगे नेटवर्थ का क्या सीन है। ठीक है, उतना है तो आप पब्लिक से ले सकते हो, और टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का चेक करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। अब इन कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जनरल पब्लिक से वैसे तो एसआर पास करना पड़ता है। आई रिपीट, वैसे तो क्या पास करना पड़ता है? एसआर। बट एक सिचुएशन आपको ऐसी बताऊंगा आगे जहां वो ओआर पास करते हैं। आई रिपीट, जनरली यू कैन राइट एसआर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सिचुएशन ऐसी है जहां हमको क्या पास करना पड़ता है? ओआर। वो क्या है हम आगे देखेंगे, तो आप यहाँ पे एसआर भी लिख सकते हो। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो क्लास, इनको भी, जो एलिजिबल कंपनी है उनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, आई रिपीट, उनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का ए बी सी डी ई, डी नहीं लिखा है, एफ नहीं, एफ क्या है आपको समझ आएगा आगे। ए बी सी डी ई, सर डी क्यों लिखा हुआ है? डी यहां से भी हट जाना चाहिए, क्योंकि डी अब हट चुका है, वो क्लॉज काट चुके हैं अब भी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में। इज इट क्लियर? तो आई रिपीट, इनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, ये इधर वाला, इज इट क्लियर, का क्लॉज ए बी सी डी ई फॉलो करना पड़ेगा। क्लॉज एफ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या है देखेंगे हम आगे। प्लस साथ साथ उन पे एडिशनल 2 और रिक्वायरमेंट्स हैं। आई रिपीट, एडिशनल 2 और रिक्वायरमेंट्स है, वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे। एक दिया हुआ क्रेडिट रेटिंग है यहाँ पे, ठीक है, और एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो मेरे साथ बोलो, सर अगर मेंबर से डिपॉजिट लेना है, यस, तो सेक्शन 73 एप्लीकेबल होगा। परफेक्ट, ये कोई भी कंपनी कर सकती है, 100% गुड। यहाँ ओआर पास करना पड़ेगा, और प्रोसीजर्स के लिए, कंडीशंस के लिए सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 ए बी सी डी ई एफ, इतने पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। परफेक्ट सर, आगे बढ़े। सर अगर जनरल पब्लिक से बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। जनरल पब्लिक से हर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसके लिए ठीक है उनको एसआर पास करना पड़ेगा। दूसरा, उनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का ए बी सी डी ई लगेगा, एफ नहीं लगेगा। प्लस उनके ऊपर 2 एडिशनल कंडीशन है। रिपीट मेरे साथ, 2 एडिशनल कंडीशन है। चार्ट ड्रॉ करोगे, एडिशनल कंडीशन 2 लिख देना। एक क्रेडिट रेटिंग लिखा हुआ है आई गेस, और एक होगा प्लस सिक्योरिटी। ये 2 एडिशनल कंडीशन और फुलफिल करने पड़ेंगे, तो एफ हट गया और 2 एडिशनल कंडीशन और आ गए। इससे याद रखो ना क्लास, चीजें बहुत आसान हो जाएंगे। इट्स अ मास्टर चार्ट। ऑलराइट क्लास, चलो। सो मूविंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी है? मैंने अभी बात किया था, क्लास कितनी कंडीशन है बोलो मेरे साथ में? ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी, इसमें जो डी है, डी वो गया, डी की डेथ हो गई। कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने डी को हटा दिया, बोले ये सब करने की जरूरत नहीं है, बाकी कर लो। ओके, सो ए बी सी ई एफ, 5 ए बी सी ई एफ। चलो काश ये क्या बोलता है चेक करते हैं। तो सर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो पहले तो ओआर पास करना पड़ेगा, वो हमने चेक कर लिया। और कुछ कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, उसे फॉलो करना पड़ेगा। सर कंडीशंस क्या बोलती है, शॉर्टकट याद है क्या? ए बी, शॉर्टकट मतलब वो प्रोसेस ही हुई है, ए बी सी डी ई एफ। इज इट क्लियर? ठीक है सर, ए क्या बोलता है, बी क्या बोलता है, सी क्या बोलता है, डी क्या बोलता है, डी सी चल रहा है अभी तो, डी ई एफ। ओके, सिंपल से पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए पे फोकस करना। सर्कुलेट अ सर्कुलर इन फॉर्म नंबर डीपीटी 1 अमॉन्ग मेंबर्स विथ ऑल द डिटेल्स। क्लास याद करो, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, पब्लिक को क्या फाइल करती है, प्रोस्पेक्टस फाइल करती है। किसके पास? आरओसी के पास में। याद रखना, प्रोस्पेक्टस जैसा सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट यहां पे है सर्कुलर। आई रिपीट, प्रोस्पेक्टस जैसा यहां पे डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है सर्कुलर। इज इट क्लियर? ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट जो हम पब्लिक ऑफर में इशू करते हैं, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां आप मेंबर्स को भी दे रहे हो तो आप सर्कुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? फॉर्म नंबर इज डीपीटी 1। सर सर्कुलर में क्या होगा, दिमाग लगाओ। ठीक है, आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, इस डिपॉजिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आपने क्रेडिट रेटिंग कराई है तो क्रेडिट रेटिंग, पास के कितने डिपॉजिट्स है, उसमें कोई पैसा अगर बाकी है तो, कोई अनसिक्योर्ड है तो, ये सारी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सारी बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस डिपॉजिट, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, पास डिपॉजिट्स के बारे में कुछ डिटेल्स, कोई डिफॉल्ट किया है तो वो डिटेल्स, ऐसे सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी भी यहां मेंशन होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपको सर्कुलेट करना है। हेलो, किसमें? मेंबर्स में, कि आओ 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 सर्कुलर पढ़ो और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बट जैसा प्रोस्पेक्टस की कहानी थी वैसी कहानी यहाँ पे है कि भाई अगर आरओसी को बिना बताए बाहर वालों को दे दिया ना तो पीछे जोर से डंडा पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसलिए लॉ क्या पहला बोलता है, पहले आपको सर्कुलर की कॉपी, एक्सक्यूज मी, ओके, लॉ क्या बोलता है, पहले आपको सर्कुलर की कॉपी आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा within 30 days before issue of circular to others। लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत है, मतलब पॉइंट क्या है कि भाई पहले आप पहले सर्कुलर किसके पास जमा करो, आरओसी के पास, आरओसी को भोग लगाओ। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे भगवान को भोग लगा देना पहले, वैसे हम आरओसी को पहले भोग लगाएंगे। ठीक है, आरओसी खुश, फिर उसके 30 दिन के बाद, विद इन 30 डेज उल्टा है। ठीक है, तो उल्टा कैसा हो गया कि आरओसी को देने के 30 दिन के बाद, जबकि प्रोस्पेक्टस में विद इन 90 डेज था, यहाँ विद इन 30 डेज नहीं है। यहाँ क्या है, आरओसी को देने के 30 दिन के बाद ही आप जनरल मेंबर्स को दे सकते हो। ओके, तो आप इसको फ्रेम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फाइल कॉपी ऑफ सर्कुलर विद आरओसी एंड आफ्टर 30 डेज, ठीक है, यू कैन इश्यू इट टू मेंबर्स। ओके, आफ्टर 30 डेज यू कैन इश्यू इट टू मेंबर्स। आगे बढ़ता हूं, लाइन गई है, आई होप कोई दिक्कत ना हो। चलो नेक्स्ट क्या है क्लास,
There is a concept called as deposit repayment reserve account. डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ये क्या बोलता है? मुझे एक बात बताओ, आपने बैंक में एफडी किया, यस सर किया, सपोज उसका मैच्योरिटी डेट 4 साल बाद है,